Hello guys, I am Pradeep Kumar and very warm welcome to Math Wala, my anytime classroom channel. और दिस इज़ द फोर्थ क्लास ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। और ये जो क्लास है रिलेटिव प्रोनाउन की, इसके बाद में हम रिलेटिव प्रोनाउन के रिगार्डिंग एरर डिस्कस करेंगे, इम्प्रूवमेंट डिस्कस करेंगे, जो हमारे पेपर के लिए हाथ से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि रिलेटिव प्रोनाउन जिन बच्चों का कमज़ोर है वो अच्छे तरीके से सीख पाएँ और आने वाली क्लास में जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको भी देख पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। एक क्वेश्चन देखना बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, हमने लिखा मैन इज द ओनली एनिमल विच कैन टॉक। और एक क्वेश्चन बच्चों हमने लिखा द रिचेस्ट पर्सन whom I have ever met is सरल। और एक थर्ड क्वेश्चन हमने लिखा they will tell him all what you told them। अब आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, और ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन के ही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया हुआ वो विच है बच्चों, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हमने यूज़ किया। सेकंड में हमने जो यूज़ किया रिलेटिव प्रोनाउन वो होम है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर होम है। और थर्ड में जो हमने डिस्कस किया वो क्या है बच्चों, वट है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन वट हमने लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है विच, इसका जो एंटीसीडेंट है वो कौन है, एनिमल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट। और ये जो एंटीसीडेंट होता है ये आपको पता है कि कौन होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो ये हमारा एंटीसीडेंट है। अच्छा, यहाँ पर होम का जो एंटीसीडेंट है बच्चों वो कौन है, पर्सन है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। अच्छा, ये जो वट है इसका जो एंटीसीडेंट है वो कौन है, ये ऑल है। यहाँ पर ये हमारा एंटीसीडेंट है ऑल। अच्छा, अब आप लोगों ने जैसे सेकंड क्वेश्चन में हमने लिखा हुआ है होम जो है वो पर्सन के लिए लिखा हुआ है, और हमें ये भी पता है कि होम जो है वो पर्सन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमें पता है कि होम जो है वो पर्सन के लिए यूज़ होता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये होम जो है वो सही होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये सही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो होम नहीं आएगा बच्चों, वो दैट आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखो ये कुछ फ्रेजेस मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, ये फ्रेजेस मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, पर इन फ्रेजेस को लिख लेना, फिर उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। यूज दैट रिलेटिव प्रोनाउन with the following phrases। use that relative pronoun with the following phrases। ये कुछ phrases हैं जिसके साथ में हम that relative pronoun यूज़ करते हैं और कुछ भी यूज़ नहीं करते। जैसे कि none है, none के साथ में that आएगा। ठीक है, all है, बोथ है, नथिंग है, इसी तरीके से द फ्यू है,
द लिटल है, ठीक है बच्चों, द सेम है, या फिर अगर हम कोई सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, नन, ऑल, बोथ, नथिंग, द फ्यू, द लिटल, द सेम, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, इनके साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे, या द ओनली है, द ओनली, ठीक है, एटसेट्रा। तो इन फ्रेजेस के साथ में अगर हमें कभी भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है तो वो जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो कौन होगा, वो दैट यूज़ किया जाएगा। कौन सा यूज़ किया जाएगा बच्चों, दैट का यूज़ करेंगे। चाहे वो पर्सन के लिए, भले ही एंटीसीडेंट जो है वो पर्सन के लिए यूज़ हो रहा हो या थिंग के लिए यूज़ हो रहा हो या किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा हो, हमें सिर्फ इन फ्रेजेस के साथ में दैट का यूज़ करना है। ऐसा होता क्यों है, जब भी हम किसी एंटीसीडेंट के पहले ये फ्रेज यूज़ करते हैं तो ये जो फ्रेज होते हैं ये उस एंटीसीडेंट के ऊपर स्ट्रेस करते हैं। स्ट्रेस का मतलब दबाव डालते हैं, ठीक है। तो वो जो स्ट्रेस है वो सिर्फ कौन रोक सकता है, वो दैट रोकता है, ठीक है, और कोई भी नहीं रोक सकता, वो दैट रोकता है। ना हु रोक सकता है, ना हुम रोक सकता है, ना विच। तो वो जो स्ट्रेस होगा वो कौन रोकेगा, वो दैट रोकेगा। तो इसी वजह से हम इन फ्रेजेस के साथ में क्या यूज़ करते हैं बच्चों, दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर हमने द ओनली यूज़ किया, अब ये जो द ओनली हमने यूज़ किया, ये ओनली क्या कर रहा है, इस एंटीसीडेंट के ऊपर स्ट्रेस डाल रहा है। भाई जो मैन है ना, सिर्फ केवल वही एक ऐसा एनिमल है जो क्या कर सकता है, बात कर सकता है। मतलब और कोई भी जो जानवर हैं, जीव हैं, एनिमल हैं, जो भी हैं, वो क्या नहीं कर सकते, वो बातें नहीं कर सकते, उनके पास लैंग्वेज नहीं है। लेकिन सिर्फ मैन जो है उनके पास ही क्या है, लैंग्वेज है। अगर उसके पास लैंग्वेज है तो ये क्या कर रहा है, ओनली ये एनिमल के ऊपर स्ट्रेस कर रहा है। तो इस जो स्ट्रेस को रोकेगा वो विच नहीं रोक पाएगा, वो कौन रोकेगा, वो दैट रोकेगा। तो इसी वजह से हमने बोला कि जब भी हम ये फ्रेजेस यूज़ करेंगे तो इनके साथ में आप क्या यूज़ करोगे बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करोगे। अब जैसे हमने रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है, तो जैसे सुपरलेटिव डिग्री होती है ये एडजेक्टिव की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो जैसे हमने रिचेस्ट, जब भी हम किसी एडजेक्टिव के साथ में EST लगा देते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे रिच, रिचर, रिचेस्ट, ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब ये जो सुपरलेटिव डिग्री है ये क्या करेगी, इस एंटीसीडेंट के ऊपर दबाव डालेगी, और उस दबाव को कौन रोक सकता है, वो हुम नहीं रोक सकता, वो सिर्फ कौन रोक सकता है, वो दैट रोक सकता है। इसी तरीके से हमने ऑल का यूज़ किया। अब ये ऑल जो है ये क्या करेगा, इस रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर ये जो ऑल है ये क्या करेगा, दबाव डालेगा, और उस दबाव को रिलेटिव प्रोनाउन रोकेगा कौन सा, दैट। तो हम क्या यूज़ करेंगे, इनके साथ में दैट का यूज़ करेंगे। तो ये छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रखना कि जब भी हम ये वाले फ्रेजेस यूज़ करें तो वहाँ पर चाहे पर्सन की बात हो रही हो, चाहे थिंग की बात हो रही हो, चाहे एनिमल की बात हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, हम जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन से और समझना, जैसे हमने लिखा, बहुत ही अच्छी प्रोवर्ब है, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है। ये बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है। क्या मतलब होता है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो जैसे हमने यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है तो ये जो ऑल है ये स्ट्रेस करेगा, तो हम यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो विच यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे बच्चों, दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक द सेम हमने लिखा हुआ है तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी आता है, तो उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पे द सेम के रिगार्डिंग, जैसे हमने 5th क्वेश्चन लिखा, आई मेट ए मैन देयर एंड इनवाइटेड द सेम टू द पार्टी। अब देखो
अब हमने जैसे यहाँ पे एंड कंजक्शन लिखी और उसके बाद में हमने वर्ब लिखी। इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? आई। अच्छा ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? आई। तो दोनों वर्ब का सेम सब्जेक्ट था तो हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। अच्छा इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? मैन। अच्छा इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है बच्चों? द सेम। तो अगर मान लो अगर हमें कभी भी द सेम को यूज़ करना हो तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मत बनाया करो वर्ब का, ठीक है? उसको या तो किसी नाउन के साथ में लिखा करो, या फिर नाउन के साथ में नहीं लिखना चाहते तो फिर वहाँ पे काट के उसको प्रोनाउन कर दो। जैसे कि हमने द सेम लिखा हुआ है तो इसको विदाउट नाउन मत लिखो, इसके बाद में प्रीपोजिशन है, लेकिन इसको विदाउट नाउन नहीं लिखना। या तो यहाँ पर ऐसे कर दो द सेम मैन, ठीक है? नहीं तो फिर द सेम को नहीं रखना चाहते तो फिर एक दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे हिम का यूज़ कर दो, प्रोनाउन यूज़ कर दो पर्सनल। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, आई मेट ए मैन देयर एंड इनवाइटेड द सेम मैन टू द पार्टी, ठीक है? तो अगर आप कभी भी द सेम को यूज़ कर रहे हो तो उसको कभी भी ऑब्जेक्ट के रूप में मत बना करो। ये द सेम जो होता है वो ना तो सब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस में, ना ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इसको अगर कभी भी लिखोगे तो नाउन के साथ में लिखा करो, ये नाउन के पहले लिखा जाएगा। एक क्वेश्चन और देखना बच्चों, जैसे हमने ये वाइप कर देता हूँ मैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा 6, द ऑथर एंड द बुक विच we are talking about is very famous, is very famous। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमने विच जो वो रिलेटिव प्रोनाउन लिखा और इसका जो एंटीसीडेंट है वो कौन है? बुक। बुक नहीं है, एंड के साथ में हमने एक एंटीसीडेंट और जोड़ दिया, ऑथर। अब ये जो ऑथर है वो कौन है? पर्सन। और बुक जो वो कौन है? थिंक, ठीक है? तो अगर मान लो हमें पर्सन एंड थिंक दोनों के लिए एक साथ, अब ये एक साथ है ना बच्चों। अब जैसे हमने बोला कि पर्सन और थिंक के लिए विच यूज़ होता है, ठीक है? लेकिन उसका मतलब क्या था वहाँ पे? उसका मतलब था कि जब अगर मान लो हमें पर्सन के लिए यूज़ करना हो तो विच यूज़ कर सकते हो, थिंक के लिए यूज़ करना हो तो विच यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इकट्ठा आ गया, पर्सन भी आ गए और उसी के साथ में क्या आ गया? थिंक भी आ गया। तो अगर मान लो कहीं पर भी पर्सन और थिंक या एनिमल एक साथ आ जाते हैं एंड के साथ में कनेक्ट होके, तो वहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो विच नहीं होगा, वहाँ पर भी क्या होगा बच्चों? दैट होगा। वहाँ पर भी अगर हमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? दैट का यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन और देखना। अब जैसे कि हमने क्वेश्चन लिखा, they told him all what you told them। और एक क्वेश्चन हमने लिखा बच्चों, they told him that they told him that you told them, that you told them। अब इन दोनों क्वेश्चंस में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है एक बार देखना। तब तक के लिए मैं ये वाइप कर देता हूँ ऊपर वाला पोर्शन। द सेम बॉल आपको समझ में आ गया होगा। देखो अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो देखो मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने वर्ब यूज़ की टोल्ड, इस वर्ब का हमने सब्जेक्ट यूज़ किया दे। अच्छा एक ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया हिम और एक ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया ऑल। होता क्या है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हमने डिस्कस किया था, कुछ वर्ब्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। कुछ वर्ब्स जो होती हैं वो ट्रांजिटिव होती है और कुछ वर्ब्स जो होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों? इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं।
तो इंट्रांजिटिव वर्ब हमने डिस्कस किया था, कौन सी वर्ब होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, जिसके बाद में क्या आता है, हैव ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हैव ऑब्जेक्ट्स। जिसके बाद में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं ये दो टाइप की होती है बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना इस पॉइंट को। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, और जिसने अब तक पीछे वाले 3 पार्ट हमने जिस भी बच्चे ने 3 पार्ट जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन के अब तक बनाए हैं या फिर आप लोगों के सामने प्रोवाइड हुए हैं, उनको ज़रूर देख लें ताकि आपको ये क्लास अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैं जो सिलेबस डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में, मेरा सिलेबस क्या होता है, एक दूसरे से लिंक होता है। अगर आप लोगों को पीछे वाला क्लियर नहीं है, ठीक है, मेरी पीछे वाली क्लास आप लोगों को आपने नहीं देखी है, तो आगे वाली क्लासेस समझ नहीं आ पाती। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पीछे वाला कवर कर लें, आपको ये वाली पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से। अब जैसे हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स लिखी, ट्रांजिटिव वर्ब 2 टाइप की होंगी, ए और बी। ए होती है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे हमने ए जो है उसका नाम लिखा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अच्छा, एक होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक। तो ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने बाद में क्या लेती हैं, एक ऑब्जेक्ट लेती हैं, ठीक है। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब क्या करती हैं, टेक एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा जाएगा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अच्छा, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती है इसके बाद में कितने ऑब्जेक्ट होते हैं। डाई का मीनिंग क्या होता है, डाई का मतलब होता है 2, ठीक है, ये एक रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है 2। तो ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब हो जाएगी, टेक डबल ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, टेक डबल ऑब्जेक्ट आफ्टर देम। तो ये क्या करेंगी, अपने बाद में डबल ऑब्जेक्ट लेंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आप लोगों को बात करूं, ये कौन कौन सी वर्ब होती हैं, जैसे कि राइट है, सेंड है, टेल है, टीच है, बाय है, ब्रिंग है। तो ये आप लोगों की क्या होती हैं, बाय, ब्रिंग, सेंड, ये होती हैं बच्चों डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ये हमेशा अपने बाद में डबल ऑब्जेक्ट लेंगे। जैसे हमने बोला आई, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, जैसे हमने बोला आई सेल टीच स्टूडेंट्स इंग्लिश, आई सेल टीच स्टूडेंट्स इंग्लिश। तो यहाँ पर जैसे हमने वर्ब लिखी टीच, और होम टीच किसको पढ़ाएगा, स्टूडेंट्स को। व्हाट टीच क्या पढ़ाएगा, इंग्लिश। तो ये होम का रिप्लाई है और ये व्हाट का रिप्लाई है। तो हमने पढ़ा था कि व्हाट और होम का रिप्लाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो हमने बच्चों स्टूडेंट्स लिखा ये भी ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश लिखा ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ये डबल ऑब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का। अगर ये डबल ऑब्जेक्ट होगा तो ये जो टीच होगी ये क्या होगी, ये कहलाएगी डाई ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाएगी बच्चों, डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। अच्छा, अगर आपको डाई ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गई तो अब आ जाओ 7th क्वेश्चन के ऊपर। अब हमने टेल की सेकंड फॉर्म लिखी हुई टोल्ड। अगर हमने टोल्ड लिखा हुआ तो ये कौन सी वर्ब होगी बच्चों, ये होगी डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, अगर ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ये क्या करेगी, अपने बाद में डबल ऑब्जेक्ट लेगी। अच्छा, अगर ये डबल ऑब्जेक्ट लेगी तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हिम हो गया एक ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट हो गया ऑल, तो ये डबल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों का क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके पहले हमने ऑल का यूज़ किया। अच्छा, अगर हम ऑल का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑल के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, व्हाट का यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे बच्चों, दैट का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, दैट। अब ये 7वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
अब 8वां क्वेश्चन देखना, इसमें हमने टोल्ड वर्ब लिखी और टोल्ड वर्ब जो होती है वो होती है डाई ट्रांसिटिव वर्ब। डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती है तो अपने बाद में कितने ऑब्जेक्ट लेगी, 2 ऑब्जेक्ट लेगी। अब हमने इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, हिम लिखा हुआ है। अच्छा कोई और है ऑब्जेक्ट, नहीं है। अच्छा और ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस रिलेटिव प्रोनाउन को क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे। बात पकड़ में आ रही है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो होता ही है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे। अच्छा इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ये जो कंप्लीट जो फ्रेज बनेगी ना, ये बन जाएगी ऑब्जेक्ट। ये जो कंप्लीट फ्रेज होगी ये किसका काम करना स्टार्ट कर देगी, ये ऑब्जेक्ट का काम करना स्टार्ट कर देगी। और किसका ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ये टोल्ड वर्ब का हो जाएगी। क्लियर। तो अगर मान लो हमें कभी भी कंप्लीट फ्रेज को ऑब्जेक्ट बनाना पड़े तो फिर वहां पर जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो दैट नहीं होता, फिर वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वट का यूज करते हैं। तो ये जो वट होता है ये कब यूज किया जाता है, जब हमको कंप्लीट फ्रेज को अगर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाए तो फिर हम वहां पर वट का यूज करते हैं, ना कि दैट का। एक क्वेश्चन से और समझना, जैसे हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखा बच्चों, हमने लिखा डिड यू अंडरस्टैंड डैश यू सेड। एक क्वेश्चन हमने लिखा I couldn't understand dash you said। और एक क्वेश्चन हमने लिखा he understood anything डैश यू सेड। अब हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक हमने लिखा डिड यू अंडरस्टैंड डैश यू सेड, एक हमने लिखा आई कुडंट अंडरस्टैंड डैश यू सेड, एक हमने लिखा ही अंडरस्टूड एनीथिंग डैश यू सेड। अच्छा अब हम दे रहे हैं कि अंडरस्टैंड जो होती है वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इंट्रांसिटिव होती है। अंडरस्टैंड समझना, वट अंडरस्टैंड क्या समझा, तो वट का रिप्लाई होना चाहिए। तो ये जो अंडरस्टैंड होती है ये बच्चे होती है ट्रांसिटिव वर्ब। ये क्या होती है, ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है। अच्छा अगर ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए। अच्छा ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहाँ पर हम जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अच्छा अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो बच्चों ये कंप्लीट फ्रेज क्या कहलाएगी, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगी। ठीक है। अच्छा कंप्लीट फ्रेज अगर ऑब्जेक्ट कहलाएगी तो फिर ऑब्जेक्ट जो है वो कौन बनता है, वट बनता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वट, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, वट आ जाएगा। लेकिन 11 क्वेश्चन में हमने अंडरस्टूड, वट अंडरस्टूड एनीथिंग, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अच्छा अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है भाई। जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर वो किस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका। तो फिर अब वट लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब क्या लिख दो आप, दैट का यूज़ कर दो। तो ये जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन डिस्कस किया, तो ये वट और दैट में क्या डिफरेंस होता है, ये कब यूज़ करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर हमें वट यूज़ करना पड़ जाए तो कब यूज़ करेंगे, जब उसके पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं है। एक बात, अब जैसे हमने वट लिखा, इसका पहले एंटीसीडेंट नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट वर्ब है। यहाँ पर भी एंटीसीडेंट नहीं है, डायरेक्ट वर्ब है, तो हमने वट लिखा। यहाँ पर एंटीसीडेंट था तो हमने दैट लिख दिया। यहाँ पर एंटीसीडेंट था ऑल, तो हमने दैट लिख दिया। ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो दैट है इसके पहले एंटीसीडेंट नहीं था तो हमने क्या कर दिया, वट लिख दिया। तो जो वट होता है, एक तो याद रखना बिना एंटीसीडेंट के लिखा जाएगा। एक दूसरी बात, अगर कंप्लीट जो फ्रेज है वो ऑब्जेक्ट बनानी हो, फिर हम लिखेंगे किसका, इसके पहले जो वर्ब यूज़ होगी उसका। अच्छा अगर उसके वर्ब का पहले ही हमने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ तो फिर आप वट का यूज़ मत करना, फिर आप क्या यूज़ करोगे, दैट का यूज़ करोगे। तो ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन था बच्चों, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इस रिलेटिव प्रोनाउन की प्रैक्टिस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे तरीके से चारों क्लास जो रिलेटिव प्रोनाउन की हमने डिस्कस किए हैं उसको एक बार दोबारा देख लीजिए, और जिसको थोड़ी बहुत डाउट है वो हम रिलेटिव प्रोनाउन की प्रैक्टिस सेट में कवर कर देंगे। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये कितना समझ में आ रहा है, आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं।
थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।